नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं सुमित मेहता, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट बॉडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत सारी प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं। एक दो बार मैंने कहा कि भाई मुझे भी बता दो शेयर मार्केट के बारे में, इतना तो मुझे भी पता चल रहा है कि भाई क्या मतलब कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है। बट ही इज लाइक ना ना ना, ये तो मैं कभी नहीं करूंगा। एनीवे, दैट वाज ऑन अ फनी नोट। बट बहुत दिन बाद सुमित आया है। सुमित, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री। तो सुमित, इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है। यूएस तो अपनी गेम खेल रहा था बीच में, पर सबसे बड़ा जो गेम होता है वो है पैसे का गेम। अब ये पैसे का गेम आपको किधर से कैश फ्लो नजर आ रहा है, किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है? क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड मैंने नोटिस किया आप काफी नजर रखते हैं कि मूवमेंट ऑफ द कैश एंड द मनी। या नहीं, आई थिंक सी वॉर्स इज ऑल्सो इकोनॉमी रादर। आप अगर अमेरिका का राइज देखो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जिस तरह से उसने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, स्टील कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त पूरा यूरोप वॉर में था। अमेरिका ने वो टाइम खुद के डेवलपमेंट के लिए दिया। ऊपर से उसने वही टाइम में यूरोप को माल, डिफेंस का इक्विपमेंट्स और सब कुछ एक्सपोर्ट करके भी पैसा बनाया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो यूरोप पूरा बर्बादी हो गया था इकोनॉमिकली। और पैसा कहाँ गया था? पूरा वॉर में जो खर्चा हुआ वो पैसा यूरोप ने खर्चा किया, उसमें से बहुत सारा पैसा अमेरिका में चला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो अमेरिकन इकोनॉमी डिफेंस इकोनॉमी ही बन गई थी। सब जगह खुद के माल बेचो, फिर वो पाकिस्तान हो या इजराइल हो, कोई भी देश हो, उन लोगों ने एक ही किया था। इराक, एक जमाने में इराक के पास माल कहाँ से जाता था? डिफेंस का पूरा माल अमेरिका सप्लाई करता था। सदाम हुसैन उनका ही आदमी था। ईरान इराक वॉर जो चला, 7 इयर्स वॉर, उसमें ईरान को पूरा माल सप्लाई किया था एक देश ने, और दूसरे देश ने इराक को माल सप्लाई किया था। तो इस तरह का पूरा धंधा उन्होंने किया है। तो इसको हम गंदा है पर धंधा है, ये वाला ये कहावत इसको बराबर लागू होती है। लेकिन जब भी वॉर होती है तो जो कंट्री के पास स्टॉक नहीं होता है, या स्टॉक होता है तो भी वो कंज्यूम हो जाता है, तो उन लोगों को बाहर से स्टॉक की जरूरत पड़ती है। जैसे यूक्रेन देखो, यूक्रेन को माल खरीदना पड़ा है, शेल्स खरीदने पड़े हैं, दूसरी सब चीजें। पाकिस्तान जैसे छोटे देश ने भी शेल सप्लाई किए हैं, जो गन्स के शेल्स है वो सप्लाई किए हैं यूक्रेन को वॉर में। यानी खुद का जो माल पड़ा था, जो अगर भारत के साथ वॉर नहीं होता तो वो ऐसे ही, जैसे हम दिवाली में एक साल एडवांस में फटाके जो फोड़े ना हो वो घर पे रखते हैं, वैसी हालत पाकिस्तान की हो गई थी। तो वो उसने बेच दिए और पैसा भी कमा लिया, और अमेरिका को भी खुश कर दिया कि देखो मैंने आपके कहने पे यूक्रेन को माल सप्लाई कर दिया। तो जो देश होता है उसके अलावा बाकी सब देशों का भी इकोनॉमी चल जाता है, जिसका वॉर इकोनॉमी हो। जैसे रशिया, रशिया को हम लोग ने अभी तक तो कुछ सुना ही नहीं दिया है कि हमने ज्यादा कुछ सप्लाई किया है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद ऐसा भी सिचुएशन आए कि इंडिया चाइना में बी सप्लाइंग टू रशिया ऑल्सो, जब उन लोग के यहाँ इंडस्ट्री वो मैनेज ना कर पाए एट अ पर्टिकुलर लेवल, और हम लोग चाइना जैसा वो लेवल का कैपेसिटी बिल्ड करें। आज चाइना के पास जो कैपेसिटी है एक्सप्लोजिव्स बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो अमेरिका से भी ज्यादा है। तो हम लोग अभी तक कहीं नहीं है। यानी अगर वेपन्स के इंडस्ट्री में देखें, भले मीम्स आते हैं, सोशल मीडिया पे घूमते हैं, व्हाट्सएप पे घूमते हैं कि हम 3 लाख करोड़ का टारगेट है, हमने 45,000 करोड़ किया है, ऐसा वैसा। बट ऐसे बोले तो अभी हम लोग बेबी स्टेप ले रहे हैं। अभी तो हम लोग वो घुटने के बल भी चलना शुरू नहीं किया है, क्रॉलिंग ही चल रहा है अपना। तो अभी बहुत हमने बिल्टअप करना बाकी है कैपेसिटी। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो धंधा होगा, अब हमें पता नहीं है क्या क्या होगा, अब आगे पता चलेगा। जे अगर लंबा चला, सी ये वॉर अगर लंबी चलती है तो उनको बुलेट्स, शेल्स, अब ड्रोन्स किस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो लॉइटरिंग अम्यूनिशन बोलते हैं उसको म्यूनिशंस बोलते हैं, वो है। उसके बाद में उन लोग के जो दूसरे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स अभी तक यूज बराबर नहीं हुए हैं। तो आगे कितना यूज होता है, कितना किस तरह से डिमांड आने वाली है, वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो वॉर स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है और वो हम तक आता भी नहीं है। यानी जो लोग वॉर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं वो लोग ने कहीं सोशल मीडिया पे यहाँ वहां देख के बातें कर डाली है। ये बात कभी बाहर निकलती नहीं है वॉर स्ट्रेटेजी। तो कैसे और वॉर स्ट्रेटेजी डिपेंड्स ऑन टाइम एंड सिचुएशन, चेंज होते रहती है।
तो डिमांड कहाँ से आएगा, उसके अंदर क्या डायनेमिक्स है, ये सब हमें अभी पता नहीं है. सो वी कांट मेक अ प्रेडिक्शन. बट या ये अब लग रहा है कि जैसे यूक्रेन रशिया वॉर आज चल रहा है, अभी तक 2.5 साल 3 साल होने आए, वैसे ही ये वॉर भी लंबा चलेगा अगर ईरान को खत्म नहीं कर पाए ये लोग तो. और मुझे नहीं लगता ईरान इतना जल्दी खत्म होगा. तो इन दैट सिचुएशन आई थिंक दिस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर लॉन्ग. तो आज नहीं तो कल, हमें पता नहीं, लेकिन धंधा आ सकता है हमारे पास. मतलब आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. अच्छा, एक गैम्बलिंग मार्केट चलती है, वहां पे दांव लगाया जाता है. क्या वॉर्स को लेकर भी गैम्बलिंग मार्केट चलती है? क्या वहां पे बेटिंग होती है कि भाई कौन जीतेगा, इजराइल जीतेगा, ईरान जीतेगा, इस तरीके की चीजें होती हैं? क्योंकि आपको बहुत वाइड एंड डीप चीजें पता होती हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ सट्टा तो सब चीजों में होता है, लेकिन ये सब बातों में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सब है ना इतना लंबा चलता है कि कोई इतना जिसको कुछ टाइम पास ही करना हो वो पैसा लगाता है. क्योंकि जुए में एक डेड एंड आता है कि यहाँ रिजल्ट दिखना चाहिए. लोगों को पता है यहाँ रिजल्ट नहीं दिखेगा. अगर सट्टा होता तो भी क्या होता, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा पहलगाम के बाद, हाँ या ना, उसके ऊपर सट्टा होता. वाजपेयी जी ने कहा था कि एक बार युद्ध चालू हुआ फिर हमें पता नहीं है कब खत्म होगा, तो उसके अंदर बाद में सट्टा नहीं चल सकता, क्योंकि रिजल्ट कुछ नहीं आता. क्रिकेट में सट्टा क्यों होता है? क्योंकि रिजल्ट होता है. इलेक्शंस में सट्टा क्यों होता है? क्योंकि रिजल्ट होता है जो दिखाई देता है. अगर 3 साल तक रिजल्ट ही नहीं दिखाई देगा तो सट्टा क्यों ऐसे होगा? राइट. तो राइट. इसमें वैलिड सट्टा नहीं होता है मार्केट में. जी. अब आती हूँ मेन क्वेश्चन के ऊपर. सुमित जी, हमारे एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं इजराइल में. अब ये जो इजराइल ईरान वॉर शुरू हुआ है, आ, उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? जी. सी इसराइल ने इसराइल पे जो हमला हुआ उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो अदानी के लिए. सी अदानी का काफी कुछ है, जैसे ग्रीन एनर्जी में है, बाद में उसका डिफेंस में एल्बिट के साथ एक जॉइंट वेंचर है जिसमें उन लोग ड्रोन बना रहे हैं. और वो ड्रोन सप्लाई भी हुए हैं. अपने हम लोगों ने भी अभी इंडिया पाक स्कर्मिशेस, वॉर तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो स्कर्मिशेस हुई थी उसमें हम लोग ने अदानी के ड्रोन्स जो है वो यूज किए हैं. सो हम लोग ने ट्राइड एंड टेस्टेड काम भी कर लिया कि ये चल रहा है. हैविंग सेड दैट, उसका एक ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो है हाइफा पोर्ट, जिसमें उसका 70% स्टेक है. और रफली 1,000 एक करोड़ डॉलर वो लगाने वाला है वहां, यानी 70-80 हजार करोड़ रुपया है. तो अदानी को देखे तो 70-80 हजार करोड़ रुपया चिल्लर है. आज वो 20,000 करोड़ का तो एक एफपीओ ला रहा था. अगर 20,000 करोड़ का एफपीओ ला रहा है, यानी वो दूसरा कुछ नहीं तो 40 से 50 हजार करोड़ का बोरिंग कर सकता है. तो 70,000 करोड़ तो ऐसे ही आ गए. तो उतना बड़ा बात नहीं है. और जिस तरह से उसने डेट रीपे किया, ये पूरा जो अदानी का हिट हुआ था जिसपे हमने चर्चा की है आपके चैनल पे, तो मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा भी इन्वेस्टमेंट है. ऑफकोर्स रुपया रुपया होता है, मैं 1 पैसा लगाऊं या 1 लाख करोड़ रुपया लगाऊं वो अलग बात है. लेकिन मेरा ये व्यू है कि अदानी का एक ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है, दैट इज अ पोर्ट. क्योंकि रिस्क एक ही है, वो जियो पॉलिटिकल रिस्क उसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक ही होता है कि आज अगर ईरान डिसाइड करे कि एक न्यूक्लियर वेपन या सॉरी इवन सादा मिसाइल अगर वो पोर्ट पे डाल देती है, तो पोर्ट एक बार के लिए ऑपरेशन स्टॉप होगा तो नुकसान तो होगा ही होगा, भले कम नुकसान होगा. सी हाइफा पोर्ट का अदानी के पोर्टफोलियो में उतना बड़ा शेयर नहीं है. उसका रेवेन्यू भी 3% है. पूरे अदानी पोर्ट के रेवेन्यू का 3% का ही ट्रैफिक हाइफा पोर्ट के थ्रू जा रहा है. 5% से कम रेवेन्यू आ रहा है. तो रेवेन्यू वाइज वो बड़ी चीज नहीं है. इन्वेस्टमेंट पोर्ट का 1-2 साल 5 साल में नहीं निकलता, 20-25-30-40 साल लगते हैं निकलने के लिए. और वहां तो इंश्योरेंस रहता है तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि अगर ईरान ने किया तो इंश्योरेंस तो रहेगा ही रहेगा. तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो जो डिसरप्शन होता है, लॉस ऑफ बिजनेस होता है, वो लॉस तो उठाना पड़ेगा थोड़ा बहुत. पूरा नहीं होता है क्योंकि उसका भी एक इंश्योरेंस होता है. लॉस ऑफ बिजनेस पॉलिसी होती है कि अगर मेरी फैक्ट्री जल गई और मैं 2 साल तक धंधा नहीं कर सका तो 2 साल का भी इंश्योरेंस होता है अलग से. तो अदानी को उतना जितना लोगों को फियर लग रहा है उतना नहीं है सिचुएशन, लेकिन यार लॉस होगा ही होगा. कि और उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा है वहां अदानी का इन्वेस्टमेंट. देखिए, इजराइल ईरान वॉर सबको पता है कि आज नहीं तो कल होगा. अगर अभी रुक भी गया तो ये दोबारा होगा. इट इज एन ऑनगोइंग थिंग टिल द टाइम ईरान इज नॉट वाइप्ड आउट, टिल द टाइम नेतन्याहू डज और इजराइल डज नॉट फिनिश द करंट regime इन ईरान. जब तक वहां पे डेमोक्रेटिक, कोट अनकोट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आ जाती है. इन्होंने अपने अदानी ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको
कभी ऐसा कुछ होता है तो कुछ रिस्क असेसमेंट तो किया ही होगा। ये तो होता ही है। ऐसी मैंने एक बड़ी इंडियन मल्टीनेशनल का मैं कंसल्टेंट रह चुका हूँ और 2 देशों में उनका इन्वेस्टमेंट्स मैंने ही कराए हैं। तो ये सब में सबसे पहले कंसल्टिंग फर्म या रिसर्च फर्म होती है बड़ी वाली, हम लोग वो कैटेगरी में नहीं हूँ, मेरी कंपनी वो कैटेगरी में नहीं है। लेकिन ये लोगों की 40-50 देशों में ऑफिसेस होती है, वहाँ उनके पास ग्राउंड स्टाफ होता है रिसर्च के लिए। उन लोग रिसर्च करते हैं कि क्या रिस्क होता है, तो इसको कंट्री रिस्क असेसमेंट कहते हैं। वो जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है, उसके बाद में अंदर रिस्क होता है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। जैसे आज के तारीख में अगर आपको से कर्नाटक में इन्वेस्ट करना है और कर्नाटक में जिस तरह से भाषा की गड़बड़ी चल रही है, तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि अरे अगर मैं वहां जाऊं और वहां मुझे लोगों को हायर करना हो और कन्नड़ा बोलने वाले लोग धमाल कर डाले, जो पॉलिटिशियंस है जो कन्नड़ा भाषा का ये पूरा जिंगोइज्म कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा। तो वो सब भी रिपोर्ट उनके पास जाती है। तो ये पूरा एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होता है, कंट्री रिस्क असेसमेंट, जिसके अंदर जियो पॉलिटिकल, इंटरनल पॉलिटिकल, क्लास, इवन एनवायरमेंटल रिस्क। आज बिहार और वो साइड में, ज्यादा यूपी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा था जब तक बाबा जी नहीं आए थे, क्योंकि वहां पूरा फिरौती का काम चल रहा था, वो पूरा जो अखिलेश के टाइम में गुंडागर्दी का काम चल रहा था। तो लोग बोलते थे वहां इन्वेस्टमेंट क्यों ही करें। मेरे पास किसी ने अप्रोच भी किया था, क्योंकि मैं जो इंडियन मल्टीनेशनल के लिए 2 देशों में काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला आप इन्वेस्टमेंट यूपी में लेके आओ, 50% सब्सिडी है, उसमें से 50% आपको जो मिले वो आपने अखिलेश यादव को और दूसरे लोगों को जो भी मिडिल मैन है उनको देना है। मैंने बोला भाई यूपी का नाम सुन के ही लोग बोलेंगे कि भैया हमें नहीं करना है। हाँ, तो मुझे बोलो मत, मुझे तो पता भी नहीं है कि आदमी सच बोल रहा था, वो अखिलेश यादव को रिप्रेजेंट कर रहा था या नहीं। क्योंकि आज तो हमें भी बहुत लोग दिखते हैं कि अरे मैं तो मोदी जी के क्लोज हूँ, मैं तो अमित शाह के क्लोज हूँ, मैं तो देवेंद्र जी के क्लोज हूँ। हाँ, तो अब हमें पता नहीं कितना सच है झूठ है, लेकिन मैंने बोला यूपी का नाम सुन के ही कोई नहीं आएगा। ओके, आप भले 100% सब्सिडी दे रहे होगे तो भी कोई नहीं आएगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्योंकि वहां लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो इस तरह के रिपोर्ट्स होते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उसके बाद में ये सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का गवर्नमेंट लेवल पे कांटेक्ट होता है। तब गौतम अदानी का तो सब जानते हैं कि मोदी जी के कितने क्लोज है, तो शायद अलग से उन लोग ने प्राइवेट मीटिंग भी की होगी एक बार के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बिफोर डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट। तो वो एक होता है। तीसरा, उनके पास भी ये रिस्क गया होगा रिपोर्ट में, अगर ईरान नहीं है तो दूसरे कोई देश है, टर्की है, उसको सब जगह से, एक जमाने में तो वहां 7 डे वॉर जो हुआ था उसमें सब अरब देशों ने एक साथ मिलकर इसराइल पे अटैक किया था। आज भले सऊदी और यूएई आर नॉट अगेंस्ट इसराइल, लेकिन दूसरे देशों का, और ओमान इज ऑलवेज न्यूट्रल। ओमान ने कभी भी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वहां मिलिटेंट स्टैंड नहीं लिया है। तो इन लोग सब के पास ये रिपोर्ट गया होगा कि देश अगर अटैक करेगा तो टर्की कर सकता है, या इजिप्ट कर सकता है, या ये कर सकता है, वो कर सकता है, हमास कर सकता है, हमास को इतना वेपनाइज करके रखा है, ये सब वो रिपोर्ट में लिखा होगा। तो इनको ये पता होता है कि क्या क्या हो सकता है सिचुएशन। ओके, आयरन डोम है, वो तो सब हम लोग भी तो देख रहे हैं कि कितना टेरर का अटैक हुआ है, दूसरा अटैक हुआ है। तो उनके पास ये पूरा पहले से होगा कि ये हो सकता है। अब इसका मिटिगेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर होता है कि इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ये लोग सब इंश्योरेंस लेके रखेंगे कि मेरे पोर्ट पे कुछ हुआ तो मेरा जो भी लॉस होगा वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी। जैसे जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट का भी इंश्योरेंस है, काफी हैवी वो इंश्योरेंस है, वो जो तो अभी सब क्रैश। इवन शिप्स का होता है। शिप्स भी जाती है हाई सी में, अगर डूब गई तो उसका भी पैसा मिलता है, उसके अंदर के कार्गो का अलग इंश्योरेंस होता है। ओके, जैसे हम लोग की गाड़ी होती है तो हम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कराते हैं, वैसे इन लोग के केस में इवन लॉस ऑफ बिजनेस पॉलिसी होती है कि अगर मेरा पोर्ट पे मिसाइल अटैक हुआ और वो खत्म कर दिया गया, मुझे 5 साल लगे वो पोर्ट बनाने को, तो 5 साल का लॉस में से कितने साल का लॉस मुझे वापस मिलेगा बिजनेस के लॉस में से, यानी प्रॉफिट का लॉस। तो वो सब भी पॉलिसीज होती है। और इसके अंदर मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है और आपके दर्शकों को अच्छा भी लगेगा सुन के। जब रिलायंस ने जामनगर में रिफाइनरी डाली, वो भारत की पहली प्राइवेट रिफाइनरी थी, और भारत पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम था ही था, और रिफाइनरी है, इतने दसियों लाखों बैरल टन क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग हो रहा है, आपके पास दसियों लाखों लीटर पेट्रोल डीजल सब पड़ा है आपके यहाँ टैंक्स में। तो वॉर होगा तो पाकिस्तान तो पहले एक ही मिसाइल अटैक में जामनगर को खत्म कर डालेगा।
तो क्या होता है, ये अंबानी गए सब जगह इंश्योरेंस कराने के लिए, कोई इंश्योरेंस कराने को तैयार नहीं था। फिर सोचो अदानी अंबानी ने क्या किया होगा। बिल क्लिंटन इंडिया आया था, तब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट था अमेरिका का। बंबई में और बिल क्लिंटन का रादर अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट्स है उसमें एक ही हिस्ट्री में एक ही प्रेसिडेंट है जिसने सिर्फ एक फोटो निकाला है, सिर्फ एक बिजनेस फैमिली के साथ, और वो कौन है, तो अंबानी। आज भी आपके दर्शक अगर गूगल करे तो बिल क्लिंटन धीरू भाई अंबानी फोटोग्राफ आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा, एक ही फोटोग्राफ है। बिल क्लिंटन बैठा है, उसके पीछे धीरू भाई अंबानी खड़े हैं, और दोनों साइड में दोनों बेटे अनिल और मुकेश खड़े हैं बिल क्लिंटन के आजकल। बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान से बात करके गारंटी मांगी कि कुछ भी हो, इंडिया के साथ वॉर हुआ, यू आर नॉट गोइंग टू टच जामनगर रिफाइनरी। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनीज उसका इंश्योरेंस निकालने को तैयार हुई। और ये कॉर्पोरेट इंडिया का सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट है कि एक बिजनेसमैन ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को काम पे लगा दिया था। गुज्जू हाँ? भाई कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मत बोलो, ये सब लोग कर सकते हैं। हाँ? नहीं, आजकल क्या गुजराती है की मालूम है, बात एक स्पेशल गुज्जू टैलेंट भाइयों को है। बहुत बड़ा बनाने का काम चल रहा है जब से नहीं, मोदी जी मैं शामिलियत कर। देखिए, मैं बड़ा और छोटा नहीं करती हूँ। हर कम्युनिटी की अपनी-अपनी खासियत है। जैसे पंजाबीज़ आर गुड इन बिज़नेस, दे आर नॉट दैट गुड इन जॉब, राइट? गुजरातीज़ का तो होलसेल का काम है। मैं होलसेल लिख रही हूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ, मतलब छोटा-मोटा शॉप नहीं, उनका होलसेल का चलता है। ठीक है? मतलब हर कम्युनिटी आई वुड से जब बात होती है जॉब्स की, यूपी और बिहार इज़ नोन कि आईएएस की तैयारी करनी ही करनी है उन्होंने। हाँ, एक बार तो करनी ही करनी है, चाहे वो पास हो या फेल हो, ठीक है? तो यस, हर अपने ज्योग्राफी वाइज़ ना एक बड़ी यस, डिस्टिंक्ट हाँ, फ्लेवर है। वैसे ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने कहा कि गुज्जू भाइयों का तो मुझे बहुत वो मुझे है। ये भी लगता है कि शायद ऐसा भी हो, क्योंकि हम लोग चाबहार पोर्ट तो डेवलप कर ही रहे ईरान में। हमारा जो पूरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो तो चाबहार से होके पूरा ईरान से होके रशिया जा रहा है, कैस्पियन सी होके। तो ऐसा तो नहीं है, ये अब एक थियरी है, मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सी मोदी जी का और भारत का, मैं मोदी जी को क्रेडिट नहीं दूंगा, भारत को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि आज से नहीं है, नरसिम्हा राव के टाइम से ईरान के साथ जो अपने क्लोज रिलेशंस है, जहां ईरान ने हमें बहुत मौके पे सपोर्ट दिया है, हमारे लिए काम किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी रेजोल्यूशन, वो अलग पूरा जियो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कभी अलग बात करेंगे। लेकिन तब भी पाकिस्तान को सीधा करने के लिए ईरान ने भारत को मदद किया था ओआईसी में। तो ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी और गौतम अदानी ने ईरान के साथ बात करके रखी हो भैया पूरा इसराइल में कहीं भी बमबारी करना, लेकिन ये हाइफा पोर्ट में हमारा पैसा लगा है भैया, हमें कुछ तकलीफ मत दियो। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं भी है, वी डोंट नो, आई दिस जस्ट अ थियरी। तो क्योंकि लेन देन जो होता है, आप बिल क्लिंटन अगर फोन कर सकते एक बिजनेसमैन के लिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट से गारंटीज ले सकते हैं बिल क्लिंटन, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता। ये मेरी थियरी है, मैं पुष्टि नहीं देता कि ऐसा कुछ बात हुआ है, ये एक थियरी है, मैं अभी भी बोल देता हूँ, नहीं तो लोग वो मिसअंडरस्टैंड कर देंगे कि नहीं बात हो चुकी है, ईरान हमें कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरह का रिस्क मिटिगेशन में ये वाला पॉइंट भी आया होगा कि भैया बात करके रखो कि हमारे इंटरेस्ट आप संभाल लोगे। उसके अलावा हम आपको जो सपोर्ट देना है वो देते रहेंगे। जैसे आप देखिए जिस तरह से स्टेटमेंट इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि वी आर स्टैंडिंग विद ईरान ऑल्सो, हम लोग ईरान के अगेंस्ट में नहीं है, तो वी आर प्लेइंग अ न्यूट्रल गेम, हम लोग वॉर में किसी का साइड नहीं ले रहे, तो वो लोग भी उस तरह से देखेंगे। तो वी नहीं, डोंट नो, हमें बट रिस्क वी मिटिगेशन नीड का तो बोथ द डेफिनेटली। कंट्रीज। हमें तो दोनों ही कंट्रीज के साथ अपना निभाना है। एक यहाँ छाबार पोर्ट है, एक यहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाइफा है। एक के साथ इसलिए नेसेसरी है कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे मिडिल ईस्ट में, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान एंड इजराइल, इसलिए क्योंकि इजराइल इज अगेन अ पावरफुल कंट्री, सो वी नीड बोथ ऑफ देम, वी कैन नॉट लेट गो एनी वन ऑफ देम। बट इसको रिस्क को इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की जैसे अभी आपने बात की, बट दिस इज नॉट द ओनली प्रोजेक्ट दे आर डूइंग टुगेदर, दे आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, कुछ लॉन्च हो चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में है। जी। तो सी डिफेंस में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एलबिट के साथ उसका जो ड्रोन्स का जेवी है, एंड दैट इज अ सक्सेसफुल जेवी। अभी हम लोग ने जो भारत पाकिस्तान स्कर्मिशेस बोलना चाहिए, वॉर तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, बिकॉज इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज वॉर, इट वाज ओनली अ बॉर्डर स्कर्मिश।
उसमें अदानी के ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है। शायद आपके ही शो में किसी ने ये चर्चा भी की होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके यहाँ हुई होगी ये चर्चा जब पाकिस्तान का ये चल हम्म, रहा था। हमने किया था तो काफी। इन दिस सिचुएशन, कल सुबह अगर एक लेवल तक वॉर चलती है, एल्बिट मैन्युफैक्चर करके थक जाता है, जैसे यूरोप मैन्युफैक्चर करके थक गया और उसको खरीदना पड़ रहा था बाहर से, या रशिया को भी जो थोड़ा बहुत चाइना से लेना पड़ा है, वैसा होगा तो हम लोग भी शायद एक्सपोर्ट करने लग जाए इराक, सॉरी, इसराइल को। वी नेवर नो। सो दिस इज हाउ द पॉसिबिलिटी इज कि हम लोग यहाँ से अदानी में बिकम एक्सपोर्टर ऑफ ड्रोन्स टू इसराइल। आज हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, कल सुबह हम बिल्टअप ड्रोन शायद दे भी सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग ये होने वाला है क्योंकि वी डोंट नो द फ्यूचर, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि अगर वो चला 2 3 4 साल तक, तो एक लेवल के बाद तो सब देश थक जाते हैं वॉर में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा तो मुझे एक ही है कि वहां से इन्वेस्टमेंट भी आने जो ग्रीन एनर्जी में है। अब वो वॉर चालू हो गया है तो वो लोग कितना पैसा डाइवर्ट कर सकेंगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अदानी के प्रोजेक्ट में, वी डोंट नो। तो वहां थोड़ा लिम्बो है, वहां थोड़ा अदानी को तकलीफ हो सकती है कि पैसा जो प्रॉमिस किया गया है वो नहीं आएगा, या डिले से आएगा, या शायद वो एग्रीमेंट कैंसिल हो, भगवान करे ना हो कैंसिल, लेकिन अगर वो भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये तीन ही है जो हाँ कुछ उसका इसराइल के साथ लेना देना है, बाकी तो अदानी इज डूइंग वेरी वेल। अदानी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सी, हाइफा पोर्ट सिर्फ 3% कार्गो हैंडल कर रहा है। अदानी पोर्ट का पूरे कार्गो का सिर्फ 3%, उसका 5% से कम रेवेन्यू हाइफा से आ रहा है। 95% रेवेन्यू तो भारत और कोलंबो से है। उसका पावर तो पूरा 90% ऊपर का पावर तो इंडिया में ही बिक रहा है। थोड़ा बहुत बांग्लादेश को बेच रहे थे, वो भी अब बंद हो गया है, तो वो भी नहीं है। तो उसका तो डिपेंडेंसी इंडियन मार्केट पे है, उसका बाहर का मार्केट का डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसे बोले तो। राइट, हाउ डू यू सी ये जो अभी वॉर हो रहा है इसका गोल्ड प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा और वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? जी। इसी एक तो है, वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि कमोडिटीज महंगी हो जाती है। कमोडिटीज यानी क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर पे इफेक्ट कम दिखाई देता है क्योंकि सिल्वर में सप्लाई भी उतना ही है, प्लस सिल्वर स्टोर के लिए नहीं होता है। ये हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं, अलग ही शो करना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सब जगह, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी गोल्ड लेके रखती है। तो आप देखेंगे कि गोल्ड अगर ये लंबा चला तो गोल्ड का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और क्रूड तो बढ़ ही चुका है, 7% आगे ऊपर आ ही चुका है क्रूड से। पहला अटैक हुआ क्रूड का भाव पे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में भाव उसका सीधा 7% शूट अप हो ही गया था। तो अगर ये लंबा चला तो तकलीफ होनी ही है, क्योंकि ईरान। दूसरा आप देखिए, इसके अंदर बहुत आपके दर्शकों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। क्रूड में भी अलग अलग कैटेगरी के क्रूड होते हैं। जैसे अगर आप महिलाएं जाती हो तो आप लोग कपड़ा देख के बोलोगी ये कपड़ा खुरदरा है, ये स्टाइलिश है, हाँ, ये सॉफ्ट है, ये फैशनेबल है, ये एकदम सिंपल है। वैसे क्रूड में स्वीट क्रूड और हेवी सार क्रूड, ऐसे दो कैटेगरीज होते हैं। बाद में हेवी क्रूड और लाइट क्रूड ऐसे भी कैटेगरी होते हैं। ईरान का जो क्रूड है ना, वो स्वीट और लाइट क्रूड है। ये स्वीट और लाइट क्रूड का इम्पैक्ट ये आता है कि आपको ज्यादा पेट्रोल बनाना हो और डीजल बनाना हो तो आपको स्वीट क्रूड यूटिलाइज करना रहता है। अगर आपको ज्यादा करके डामर बनाना है या केरोसिन बनाना तो आप हेवी और सार क्रूड यूज करोगे। तो इससे इम्पैक्ट ये आता है कि ये जो स्वीट क्रूड का सप्लाई इफेक्ट हो जाएगा। और ईरान का जो ऑयल है वो इंडिया भी बहुत इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे कुछ रिफाइनरीज तो सिर्फ और सिर्फ ईरानियन ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। तो वो थोड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, इंडिया को भी थोड़ा अफेक्ट होगा, और वर्ल्ड मार्केट में तो क्रूड को इफेक्ट होना ही होना है। मतलब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने ही जाने, क्रूड ऑयल तो वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ इट इज गोइंग अप। अच्छा, एक चीज और है, वॉर्स की अपनी एक इकोनॉमी अलग होती है, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ द वेपन्स। सारे के सारे डिफेंस शेयर्स एकदम जंप अप करने लग जाते हैं जैसे ही कहीं वॉर की न्यूज आती है। जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपने बहुत अच्छा चीज बताया है। तो मैं मनी कंट्रोल ही ओपन कर रहा था टू लुक एट डिफेंस स्टॉक्स। बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। आप सही कह रहे हो, डिफेंस स्टॉक्स की बात करूं, अगर मैं आज की बात करूं तो आज मैं ये नहीं कह रही हूँ व्यूअर्स को कि वो खरीदें या बेचे, बट
फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डिफेंस स्टॉक्स इमीडिएटली अप होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आज अगर मैं बात करूं हाल की, तो अप है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अप है, भारत फॉर्ज अप है, मैजगांव डॉकशिप थोड़ा सा डाउन है। मतलब कई डिफेंस स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो आपकी कैटेगरी में, ये भारत की बात कर रही हूँ मैं, भारत स्टॉक मार्केट की बात कर भारत का आज रही हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 70 रुपये ऊपर है, एक दशमलव और 41%, 5,026 रुपये हो गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और एक एक सब स्टॉक्स का यही सिचुएशन है डिफेंस इंडेक्स के अंदर। तो ये होना ही है, क्योंकि सी आगे चल के जब डिफेंस है तो एक अजम्पशन होता है कि भारत से कुछ एक्सपोर्ट हो। अब जैसे भारत फोर्ज है तो भारत फोर्ज टैंक्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो सबको पता है कि इसके पास एरोप्लेन जो पूरा सुखोई और वो सब बनाने का मैंडेट तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में और एक डेवलपमेंट हो रहा है कि सुखोई 57E का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दैट विल बी विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और उसके नासिक के प्लांट में सुखोई 57 का मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो ये सब बातें, और थोड़ा क्या है मालूम है, स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन इमोशन। बहुत बार फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपके दर्शकों को थोड़ा हास्यास्पद लगे, लेकिन मेरे दोस्त का किसी के साथ उसने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने हाँ बोल दिया, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, भले मेरा कोई लेना देना ना हो। ओके, तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला भी मैटर हो जाता है, क्योंकि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से तो कोई धंधा आने वाला नहीं है ये वॉर में। ओके, हम लोग कोई सुखोई बेच नहीं सकेंगे, हम लोग कोई अ, दूसरे प्लेन्स नहीं बेच सकेंगे, तेजस नहीं बेच सकेंगे, और इसराइल हमसे वो सब खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो अमेरिका के F-35 और F-16 और F-21 प्लेन्स है ही है। तो हमसे क्यों खरीदेगा? रशिया हमें बेचने नहीं देगा कि भैया आप कैसे बेच सकते हो सुखोई। हाँ, तो थोड़ी बहुत क्या होती है, जब वॉर होता है तो चालू हो जाता है। जैसे आप देखिए, जब भारत पाकिस्तान का स्कर्मिश चालू हुआ तो पहले दिन बाकी सब इंडेक्सेस थोड़ा डाउन थे, लेकिन डिफेंस 3.5% अप था, जबकि हफ्ते भर में तो पूरा बात खत्म हो गया था। 88 आवर्स में पूरा बात खत्म हो गया था। ऐसा होता कि 2 महीना चलता तो धंधा भी होता कुछ, 88 घंटे में तो कोई धंधा ही नहीं हुआ। लेकिन इमोशंस भी बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे रफली 2-2.5% अदानी पोर्ट गिरा। अदानी पोर्ट का कितना है, 3% तो बिजनेस कर रहा है वहां से, तो 2.5% गिर के क्या फायदा है, कुछ नहीं। लेकिन इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग। अडानी जी को बेस्ट ऑफ लक। होप आपका पैसा ना डूबे, आप और पैसे लगाएं। छापार पोर्ट भी आप ही डेवलप करें, दोनों एनिमीज के, क्योंकि हमने जो देखा है अदृश्य राज का स्टाइल ही वही था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अडानी जी अदृश्य राज है, मैं ये कह रही हूँ। बाय द वे, अडानी इज गोइंग टू चाइना, शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज है, बट बिकॉज सो मेनी थिंग्स वर गोइंग वी कुडंट कवर इट अप। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे सुमित? ही इज गोइंग टू नहीं चाइना। सी, अब बेसिकली हम लोग, अदानी जो सेक्टर पकड़ा है, ये सेक्टर हम्म। में पैसा जल्दी से नहीं छूटता है। इसमें 15-15, 20-20 साल लगते हैं ये इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए। तो इसलिए यहाँ इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी हुआ नहीं। ओके, आज तक जो प्राइवेट पोर्ट्स बने हैं भारत में, उसमें से एक जामनगर पोर्ट बनाया रिलायंस ने खुद के लिए, एक वेरावल पोर्ट, पिपवा पोर्ट बनाया एसआर ने खुद के यूटिलाइजेशन के लिए। बाकी जो कमर्शियल टर्म्स पे बनाना था वो अदानी ने ही चालू किया था। रादर अदानी का जो पहला पोर्ट यानी फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट जो है वो मेरे गांव पे, मुंद्रा इन माई होम टाउन, माई विलेज। ओके, अब वो विलेज में से टाउन हो गया है, लेकिन सबसे पहला पोर्ट वहीं बना है। तो ये हमें एक दो नहीं, हमें ऐसे दर्जनों पोर्ट पूरे भारत में चाहिए। और जिस तरह से मॉडल है कि आप मल्टीपल देशों में इन्वेस्ट करो, आप मल्टीपल जगह पे पोर्टफोलियो बनाओ, सो दैट वो देश के इकोनॉमी के साथ भी आपका ग्रोथ हो सके। तो दैट इज अ वेरी गुड मॉडल। और अदानी ने अब ये बिजनेस, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा। मैं एक नेवी ऑफिसर से बात कर रहा था, जिसने दुनिया के कुछ नहीं तो 2 डजन के ऊपर के पोर्ट्स देखे हैं, इंक्लूडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उसने बोला कि मैं रॉटरडैम पोर्ट देखा है, मैंने सिंगापुर पोर्ट देखा है, न्यूयॉर्क देखा है, यूके के पोर्ट्स देखे हैं। अदानी जितना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट इंडिया नहीं, एशिया में मैंने नहीं देखा है। इट इज बेटर देन सिंगापुर।
तो अदानी को पता है ये बिजनेस कैसे करते हैं, ही हैज मास्टर्ड दैट आर्ट ऑफ मैनेजिंग अ पोर्ट। तो मुझे तो लगता है कि भारत की कंपनी सब कुछ, आज हम लोग बोलते हैं हम लोग पेप्सी पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं, हम लोग वो लेस खा रहे हैं, हम लोग बर्गर खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स का, पिज्जा हट की पिज्जा खा रहे हैं, डोमिनोज की पिज्जा खा रहे हैं। तो उसके बदले भाई बालाजी की वेफर खाओ, अदानी का पोर्ट इस्तेमाल करो, गायत्री जी का चैनल देखो, हाँ, सुमित मेहता की फाइनेंशियल सर्विसेज यूटिलाइज करो। तो मेक इन भारत और जो विश्व गुरु बनने का जो भारत का सपना है, वो तो तभी होगा जब अपने लोग बाहर जाके धंधा करें और वहां से पैसा कमाए और देश में वो पैसा लेके आए, टैक्स भरे, रास्ते बने, लोगों के हाथ में पैसा आए, हाँ, गरीबों के हाथ में पैसा आए, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल बने, तो ही तो देश का विकास होना है। तो अदानी जी सिर्फ नहीं, मैं तो बोलूंगा सब लोग, इवन गायत्री जी का चैनल, हाँ, डबिंग होके अफ्रीका और यूरोप में भी लोग देखे, इंग्लिश और हिंदी में नहीं तो उनके भाषा में, ओके, सबटाइटल्स के साथ, तो जी वही हम लोग विश्व गुरु हो पाएंगे। जी। मुझे विश्व गुरु होने के साथ साथ मुझे ना सुपर पावर ज्यादा चाहिए। पावर होती है तो विश्व गुरु आप दोनों वैसे ही बन जाते हो, क्योंकि फिर जब आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं। वंस यू हैव द पावर पीपल लिसन। विश्व गुरु सी इज पावर, रिस्पेक्ट, बट पीपल मे और मे नॉट लिसन ना, बट वंस यू हैव पावर पीपल डू लिसन। आई मीन अ नहीं, कॉम्बिनेशन पावर, ऑफ द टू। पावर तो बिल्टअप होते रहती है, धीरे धीरे बिल्ड होती है, लेकिन पावर बिल्ड होने के पहले वैल्यूज बिल्ड होते हैं। आज भारत के जो वैल्यूज है, द वैल्यूज फॉर विच भारत स्टैंड्स, अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर देखो, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि भारत शांति के हक में है, हम लोग वॉर के हक में नहीं है। ओके, वहां न्यूक्लियर अटैक होने वाला था, मोदी जी ने न्यूक्लियर अटैक रोका। ये तो आ ही चुका है सब जगह, कि नहीं तो पुतिन तो बर्बाद कर दिया होता पहले। आज हम लोग ने पाकिस्तान के साथ भी रिस्ट्रेन किया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हाथ लगाया, लेकिन हमने इंडिविजुअल्स को हाथ नहीं लगाया, लेमैन को, सिविलियंस को टच नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने लेमैन सिविलियंस को टच किया। आज भी हम लोग ने पीस की बात की है, हम लोग ने बोला है कि दोनों लोगों ने जंग छोड़ के बातचीत करनी चाहिए। तो हमने हमारे वैल्यू से विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले इसी पावर के दो फैक्टर्स होते हैं। एक हार्ड पावर के, मैं डंडा लेके जाऊंगा तो सब लोग डरने वाले हैं, जैसे अमेरिका से लोग डरते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर, या पाकिस्तान से हम लोगों को जो थोड़ा बहुत डर लगता था, मोदी जी है उसके पहले, बालाकोट के बाद तो अब हम लोग को डर ही नहीं लगता, हम लोग बोलते हैं छोड़ दो, पाकिस्तान की क्या बात ही करें। पहले हम लोग देखे 2014-15 तक तो हम लोग पाकिस्तान को कितना सीरियसली लेते थे, नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट बट आउट ऑफ फियर। लेकिन हमारे जो वैल्यूज है, द वैल्यूज फॉर विच वी स्टैंड, ह्यूमन वैल्यूज, हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज, विश्व गुरु वहां से बनते हैं कि भले ये आदमी में सॉफ्ट पावर उसको बोलते हैं, जो सॉफ्ट पावर है। आज योगा कितने देशों में, सऊदी के रॉयल फैमिली के लोग और दूसरे देशों के अरब लोग भी आज योगा करने लग गए हैं। दैट इज द रिस्पेक्ट फॉर भारतीय कल्चर, वहां से विश्व गुरु होते हैं। उसके बाद में पैसा आएगा, मिलिट्री पावर बढ़ेगी, तो 20 साल में हम लोग सुपर पावर भी बन जाएंगे, विश्व के सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन हमारी वैल्यू कहाँ होगी कि भैया ये देश एथिक्स के साथ खड़ा रहता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, न्याय के रास्ते पे चलता है, सत्य के रास्ते पे चलता है, इसलिए लोग रिस्पेक्ट देंगे। विश्व गुरु का जो मोदी जी का विजन है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो डंडे के साथ नहीं जुड़ा हुआ। थैंक यू सो मच सुमित फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप थैंक यू कंट्रीब्यूट गायत्री। करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। लाइक लाइक, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। जय हिंद। जय श्री राम, धन्यवाद।